चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो इस पे बात करने से पहले हम तुम्हें एक चीज बता देते हैं कि केमिकल का मतलब आप जानते हो, केमिकल यानी रिएक्टिव स्पेसीज। ओके, काइनेटिक्स मतलब होता है काइनेसिस, यानी ग्रीक शब्द का डेविएट है ये। ओके, और इसका मतलब होता है मोशन। ओके, तो जो केमिकल मोशन कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आर, और यहाँ पर क्या लिखा हमने, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको दिख रहा है। ओके, तो हमारे पास रिएक्शन होती है तीन तरीके की। ओके, एक तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ओके, और एक बहुत ज्यादा स्लो होती है, और एक होता है मीडिएट। ओके, मीडिएटर होता है जिसमें सामान्य रिएक्शन हो रही होती है। तो हम ना केमिकल काइनेटिक्स वेरी फास्ट वाली की पढ़ते हैं, ना बहुत ज्यादा स्लो की पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जो मीडिएट होती है। ओके, मीडिएट। ओके, तो उसकी रिएक्शन का रेट इस चैप्टर में हम जानने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस यहां से। देखो क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी। ओके, ये क्या लिखा मैंने, टी। टी क्या है, टाइम है। ओके, ये टाइम हो गया। ठीक है, दूसरा हम एक और चीज लिख सकते हैं, देखना, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू पॉजिटिव द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। ओके, ये देखो, अब आपको समझ में आया। रेट का मतलब क्या है, यहां पर रेट मतलब है स्पीड। ये रेट का क्या मतलब है इधर, स्पीड। ओके, यानी कोई रिएक्शन है उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं हम। अगर कोई रिएक्शन की स्पीड आपको निकालनी है तो आपको क्या क्या निकालना है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और क्या नीचे क्या लिख देना है, टी लिख देना है। ओके, और यहां भी क्या लिखना है, यहां पी लिखना है, अपॉन टी लिखना है। ओके, ऐसे निकाल सकते हैं। बट अगर आप इसको डेल टी लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगा देते हैं, डेल टी। ओके, यहां पर देखो डेल टी, यहां पर भी डेल टी लगा देते हैं, और यहां सिंपल क्या कर देते हैं, ये डेल टी। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एवरेज रेट। ओके, एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस अपॉन डेल टी। ओके, और यहां क्या हो गया, एवरेज, इसको भी जी कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस, नहीं सॉरी यहां प्लस है, ये प्रोडक्ट के लिए है तो ओके, अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी। ये है, जैसे अब ये सब कहां से आया, कैसे पता चला, देखना, हाँ, जैसे हमें पता होता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। उसी तरीके से हमने यहां भी क्या किया, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस कौन सी है, ये रिएक्टेंट की डिस्टेंस है, यानी R1, और यहां पर क्या हो गया होगा R2, इसके बीच में जो टाइम लगा। ओके, तो ये टाइम से हमने डिवाइड किया, जो टाइम डिफरेंस आया, ओके, जो भी टाइम लगा, और यहां पर क्या किया हमने, यहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस आया, तो यहां पर ये जो एवरेज रेट है, ओके, ये एवरेज रेट है। और ऐसे कैसे निकालेंगे, डेल आर कर देंगे, डेल आर अपॉन डेल टी, और यहां डेल पी अपॉन डेल टी कर देंगे। ओके, ये समझ में आ गया। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स में। तो इस ये अगर आपको पता है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। ओके, तो हम आगे बढ़, अगर हमारे पास डेल टी क्या है, अप्रोच क्या कर रहा है, जीरो की ओर अप्रोच, यानी जो टाइम ड्यूरेशन है, ओके, वो बहुत ज्यादा कम है, तो पता क्या होता है, जो एवरेज रेट है, ये जो रेट है एवरेज, वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंट। ओके, इंस्टेंट रेट इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहां क्या लगाएंगे हम, स्मॉल डेल आर अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डेल स्मॉल टी यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरे वाले के लिए इंस्टेंट, ओके, इज इक्वल टू प्लस का डी टी अपॉन डी टी, बस हो गया। इन दोनों फॉर्मूले में एक ही डिफरेंस है, क्या, यहां स्मॉल डेल यूज हो रहा है, यहां कैपिटल डेल यूज हो रहा है। कैपिटल डेल का मतलब होता है कि डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है यहां, और स्मॉल डी का यह मतलब होता है कि डिफरेंस क्या है, वो बहुत ज्यादा कम है, बस। और ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंस्टेंट रेट है, ओके, इंस्टेंटेनियस रेट है,
और ये क्या कौन सा रेट है, ये एवरेज रेट है, एवरेज रेट। तो ये तो फॉर्मूले से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल यहां से सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल के साथ साथ बहुत सारे डेरिवेशन भी हम इससे क्रिएट करेंगे। ओके, तो अब आगे एक मैंने जनरल रिएक्शन लिख दी है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड है और वो डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अगर हमने एवरेज निकालना है, रेट एवरेज रेट, ओके, तो देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है, 1 माइनस, ओके, 1/2, ये किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, प्रोडक्ट में क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, पॉजिटिव लगा, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्शन टाइम टू टाइम क्या होता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। ओके, तो यहां पर क्या कर देंगे हम, देखना यहां लिख देंगे हम डेल कंसंट्रेशन ऑफ HI, ओके, सॉरी यहां पर डेल क्या कौन सा लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, ओके, और अपॉन में क्या लिख देंगे, डेल T, ओके, और इक्वल टू, अब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर एवरेज रेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1 है तो 1 के लिए कुछ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, यहां पर कंसंट्रेशन H2 का कंसंट्रेशन में जो भी डिफरेंस है और डेल T, ओके, ये भी प्रोडक्ट है तो इसके प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम क्या लिख देंगे, I2 अपॉन क्या हो जाएगा, डेल T, ये हो गया, बड़ा सिंपल। तो यहां से ध्यान दे रहा है आपको, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी देखो यहाँ 2 था तो ये क्या हो गया 1/2, और ये माइनस क्यों लगाया, माइनस तो रिएक्टेंट के लिए लगाया है वो, क्योंकि टाइम टू टाइम जो रिएक्टेंट होगा वो डिक्रीज होगा। ओके, और प्रोडक्ट में पॉजिटिव क्यों लग रहा है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव इसलिए लग रहा है क्योंकि टाइम टू टाइम प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, इसलिए इसमें पॉजिटिव साइन यूज होता है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, रेट लॉ। ओके, अब रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जैसे हमने कोई जनरल रिएक्शन ली, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ओके, रेट लॉ कहता है कि जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। किसके कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। किस पे करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। ओके, और इफ अगर तुम क्या करोगे, इसके प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, ओके, बड़ा सिंपल है ना, हटाओगे तो हट गया, तो यहां पर क्या लग गया, के लग गया, और ये क्या बन गया हमारा, ये रेट एक्सप्रेशन। क्या है भाई, ये है रेट एक्सप्रेशन। क्या बना ये, रेट एक्सप्रेशन, ये बन गया रेट एक्सप्रेशन। अगर तुम्हें रेट का एक्सप्रेशन निकालना आ गया तो समझो आधे तो दुख दर्द तुम्हारे दुनिया के थोड़े केमिस्ट्री वाले के लिए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें रेट एक्सप्रेशन निकालना आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक और चीज बता देता हूं, रेट एक्सप्रेशन से ही क्या निकलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। क्या निकलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये देखो, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम इसमें। ठीक है, जैसे हमने कोई रिएक्शन है, हमारे पास रेट लॉ दिया होगा, रेट एक्सप्रेशन हमें दिया होगा। ये जो रेट एक्सप्रेशन होता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू से आता है, ये ऐसे नहीं निकलता, ये प्रैक्टिकल एक कागज पेंसिल से नहीं निकलता, ये प्रैक्टिकल वैल्यू से निकलता है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू को देख के हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बना सकते हैं। कैसे ऑर्डर निकालेंगे, देखना, ये हमारे पास था रेट, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन थी R2P, ओके, और ये रेट उसका निकल के आया था, रेट एक्सप्रेशन के और R की पावर के, R की पावर यहाँ पर 1 है। तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसकी जो पावर होती है वही क्या होती है, ऑर्डर होती है। ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ इस केस में। तो देखना कैसे, ये एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल में क्या दिया है, एग्जांपल 4.3a, इसका आपको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता करना है। तो बड़ा सिंपल है, ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जो कंसंट्रेशन है, ओके, जो कंसंट्रेशन दिया है उसकी जो पावर है उसको ऐड कर देंगे। यहां पर अगर सिंपल एक ही होता तो उसकी जो ऑर्डर होता 1/2 हो जाता, बट यहां पर दो है ना कंसंट्रेशन, तो क्या करेंगे हम, ऑर्डर उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 प्लस 3/2, सो एडिट, इसको क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, और 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, 4/2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया क्या, तो ऑर्डर कौन सा हो गया, 2 हो गया। तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो समझ में आ गया ना, ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी है। कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वही क्या होती है, उसका ऑर्डर कहलाती है। समझ में आया ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें 2 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन का नाम है एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरी वाली का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दूसरा क्या है, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, जो एक ही स्टेप में हो जाती है। किसमें हो जाती है, एक ही स्टेप में हो जाएगी। ओके, अगर एक स्टेप में कोई रिएक्शन हो रही है, सिंपल एक स्टेप में, ओके, तो वो क्या कहलाएगी, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये किसने डिसाइड किया, ये केमिकल काइनेटिक्स ने डिसाइड किया। ओके, अब एक और चीज, दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, स्टेप क्या होते हैं उस रिएक्शन के, मोर देन वन। ओके, मोर देन वन। ओके, अगर किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप आ रहे हैं तो पता है उसे क्या बोलेंगे, हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन में तो एक ही स्टेप होता है कि नहीं होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन में कितना स्टेप होता है, एक ही स्टेप होता है। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक से ज्यादा स्टेप होते हैं। तो यहां से तो ऑर्डर आसानी से निकल जाता है। ठीक है, इसमें ऑर्डर आसानी से निकल जाता है, बट कॉम्प्लेक्स वाले में बड़ा फंस जाता है। अब इसमें क्योंकि बहुत सारे स्टेप होते हैं, तो किसको देखकर हम ऑर्डर डिसाइड करें, तो उसके लिए आप ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो देखना, मैंने कोई स्टेप लिखा। ठीक है, ए से बी गया, ओके, फिर बी से क्या गया, सी गया, और सी से क्या गया, डी गया। ओके, ये तीन रिएक्शन है, ये एक ही रिएक्शन है, और हमारी जो इसका मेन रिएक्शन है वो ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट डी बन रहा है। ठीक है, ये तो, बट ये स्टेप कितने स्टेप में हो रही है, 3 स्टेप में हो रही है। ठीक है, अब इसमें से सपोज माना कि स्लो स्टेप कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला कौन सा है, सबसे ज्यादा स्लो है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्लो हो रही है। ठीक है, स्लो रिएक्शन है। ठीक है, स्लो। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसमें बहुत ज्यादा स्टेप हो रहे हैं, और उनमें से कोई रिएक्शन जो बहुत ज्यादा स्लो होगी, कौन सी, जो बहुत ज्यादा स्लो होगी, वही क्या करेगी, रेट डिटरमाइन करेगी, वही ऑर्डर डिसाइड करेगी। तो सबसे ज्यादा स्लो वाली रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं हम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही रेट बताता है। इसी को देखकर हम पूरी रिएक्शन का क्या करेंगे, रेट डिसाइड करेंगे। इसी को देख के हम पूरी रिएक्शन का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब देखो एक और चीज है, ठीक है, पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आपको व्हाइट बोर्ड में बताएंगे। एक होता है मॉलिक्यूलरिटी और एक होता है ऑर्डर। अब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पूछता है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर तो मैंने बता दिया आपको, किसी भी रिएक्शन में वो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, बट जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होती है। वो किसी भी एक इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को देख के डिसाइड किया जा सकता है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी ये हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है कि ऑर्डर क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब यहां देखो डिफरेंस कर रहे हैं किसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इधर क्या लिखा हमने, मॉलिक्यूलरिटी। ओके, ये है मॉलिक्यूलरिटी और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये देखो समझ में आ गया। अब देखो क्या करते हैं इसमें, अब इसमें डिफरेंस पढ़ रहे हैं। पहला डिफरेंस क्या है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। ओके, ये क्या आती है, प्रैक्टिकल वैल्यू, और प्रैक्टिकल वैल्यू से हमें क्या निकलेगा, रेट एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन ये निकलेगा। और यहां तो जनरल एक इक्वेशन को देख के आप मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड करते हैं, ये कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। ओके, नॉट प्रैक्टिकल वैल्यू। ओके, ये कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। ओके, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जीरो भी हो सकती है। ओके, ये जीरो भी हो सकती है, मे बी जीरो। ओके, ये मे बी जीरो, बट ये क्या होती है, नॉट जीरो। ओके, नॉट जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जैसे कि मैंने कोई रिएक्शन लिखी, ठीक है, H2O डिकम्पोज हो रहा है, किसमें, H2, इसे ऐसे कर देते हैं, और प्लस O2 में। ओके, O2 में ये डिकम्पोज हो रहा है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बतानी है। तो मॉलिक्यूलरिटी कैसे पता करते हैं, देखना, ये इक्वेशन को देख के इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल हैं, जल्दी बताओ। अरे 2 मॉलिक्यूल है, दिख रहा है ना। ओके, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 होगी, सिंपल सी। ऑर्डर ऐसे नहीं बताया जा सकता, ऑर्डर किसी सिंपल रिएक्शन को देख के नहीं बताया जा सकता, वो रेट एक्सप्रेशन को देख के ही बताया जा सकता है। समझ में आया ना, वेरी गुड। आगे देखो, तीसरा एक और चीज, जो हमारी ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में हो सकता है। क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यानी 1/2 ऑर्डर भी हो सकता है, 3/2 भी ऑर्डर हो सकता है, सो ऑन। ओके, बट मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। ओके, वो किसमें होगी, होल नंबर में। ओके, होल नंबर में, ये होल नंबर होगी, फ्रैक्शन में तो कभी हो ही नहीं सकती है। ओके, ओके, और जीरो तो कभी हो नहीं सकती है, तो 1 2 3 4 5 यही चलेगा। ठीक है, जीरो क्योंकि होल नंबर में इंक्लूड
होता है, ठीक है, यस, बट जीरो नहीं आएगा उसमें। मैंने होल नंबर लिखने का मतलब ये नहीं कि उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले जीरो बता दिया गया कि जीरो नहीं हो सकती है। कौन? मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी जीरो होने का मतलब है कि कोई भी रिएक्टेंट है मॉलिक्यूल से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा प्रोडक्ट बनाने के लिए। कीप इन माइंड, ओके। नाउ आगे चलते हैं, ये हमारा डिफरेंस कंप्लीट हो गया, ओके ओके। तो अब हम चलते हैं, एक नया है टॉपिक इसी में चैप्टर में, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है, ओके, जिसमें न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं और डेरिवेशन तो पेपर में आता ही आता है एकेडमिक सेशन में, ओके। तो देखते हैं सबसे पहले हम किसके लिए इंटीग्रेटेड फॉर्मूला निकालते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए, ओके, जीरो ऑर्डर के लिए, ओके। अब जीरो ऑर्डर होती क्या है, बताओ जल्दी बताओ जीरो ऑर्डर। अरे जीरो कर लो, बड़ा सिंपल है, ओके। कैसे बताएंगे, देखना, हमने ये लिखा रिएक्टेंट और ये क्या लिखा, पी से पंकज, और नो प्रोडक्ट, ओके, पी से क्या है, प्रोडक्ट। तो अब देखना क्या होगा, जो हमने इसका रेट एक्सप्रेशन लिया, ओके, रेट एक्सप्रेशन, रेट पूरा प्रॉपर लिख देते हैं, रेट इज इक्वल टू के, ये आर लिया, ठीक है। अगर रिएक्टेंट यहां पर क्या लग गया, जीरो, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देख रहे हैं। और अगर यहाँ पर 1 होता तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है, 1 ऑर्डर की, ओके। तो ये जीरो ऑर्डर की है, और जीरो, अब किसी की भी पावर जीरो होती है, किसी की भी पावर अगर जीरो करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, अरे 1 होती है, गलती, समझ में आया कि नहीं है, आ गया, वेरी गुड, ओके। और अगर मैंने 1 की पावर जीरो करी तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 ही आएगी। 5 की पावर जीरो करी तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। किसी की भी पावर अगर जीरो करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ओके। तो अब आगे चलते, देखना ये हट गया यहां से, रेट इज इक्वल टू के, ये हमारे पास एक इक्वेशन आई यहां से, ये रेट एक्सप्रेशन। अभी हमने शुरू में देखा कैसे रेट निकाला था, एक हमने ऐसे भी निकाला था, रेट इज इक्वल टू कैसे निकाला था, माइनस, कैसे निकाला था, डेल आर, एवरेज वाला लिखेंगे तो हमको वन सा डेल लगाना पड़ेगा, और डेल क्या करना था, टी लिखा था, ये देखो ऐसे निकाला था ना ये। अब हम क्या करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेट लॉ एंड ये एक्सप्रेशन, इन दोनों को इक्वल रख दिया हमने, क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। तो ये हो गया डेल आर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू के, ओके। रेट कांस्टेंट है, व्हाट इज दिस, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया डेल आर इज इक्वल टू के टी, ठीक है। इसे इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, के टी, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू आर नॉट, ओके। आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल जो फर्स्ट में कंसंट्रेशन था, ठीक है, फर्स्ट में जो कंसंट्रेशन था। और यहाँ पर t क्या लिख देंगे उस वक्त, t इज इक्वल टू 0, ठीक है, शुरू में तो t 0 ही होगा ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, तो माइनस आर नॉट कर देंगे, ओके। और यहाँ के 0 हो गया, तो ये c की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है, c की वैल्यू आ गई। तो c की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन हमारी सबसे बड़ी है, ठीक है, इसको a कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस r इज इक्वल टू के टी, और यहाँ पर माइनस आर नॉट रख देते हैं, ओके। आर नॉट रख दिया तो माइनस, इधर को ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, इसे ट्रांसपोजिशन करा तो ये हो गया आर नॉट माइनस आर, ओके। और इज इक्वल टू क्या हो गया, के टी, ये आ गया इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो R naught minus R is equal to KT. What is the R naught? R naught is the initial concentration. One time is a zero. When time is a zero. कोई प्रोडक्ट नहीं बना होगा। R क्या है? जो after t time जो रिएक्टेंट बचेगा, कुछ समय के पश्चात तो रिएक्टेंट बचा होगा, ओके, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट बन गया होगा ना कुछ समय बाद, ठीक है। क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट धीरे धीरे किसमें चेंज होता है, प्रोडक्ट में, टाइम टू टाइम। और धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है, ओके, डिक्रीज करता है। तो और के क्या है, रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट जो रेट एक्सप्रेशन से आता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से लिख दो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम क्या पढ़ते हैं, हाफ लाइफ टाइम, ओके। क्या पढ़ रहे हैं, हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन क्योंकि पेपर में आता है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हाफ लाइफ टाइम निकाल रहे हैं किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, ओके। अब हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, जल्दी से बताओ। अरे हाफ लाइफ टाइम ये होता है उतना टाइम जिसमें रिएक्टेंट क्या हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का जस्ट हाफ हो जाता है। जैसे कि आपने इनिशियल कंसंट्रेशन था 4 लीटर था, ठीक है, और 2 लीटर बचा, कुछ समय के बाद क्या हुआ, 2 लीटर बचा, तो जो टाइम था वो हाफ लाइफ टाइम कहलाता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, तो इस इक्वेशन में जो हमारा इंटीग्रेटेड फार्मूला आया उसमें क्या करते हैं हम, r की जगह पे
क्या रख देते हैं आर नॉट अपॉन 2। ओके, ये समझ में आ गया ना, इनिशियल कंसंट्रेशन का जस्ट हाफ, और टी की जगह पे क्या रख देते हैं टी हाफ। ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है हाफ लाइफ टाइम का। ओके, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो पुट करने के बाद आर नॉट माइनस आर की जगह पे आर नॉट अपॉन 2 रख दिया, और यहाँ रख दिया के, और टी की जगह पे जी। ये समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। अब देखो इसे कंप्लीट कर देते हैं, आर नॉट माइनस आर अपॉन 2 इज इक्वल टू के टी हाफ। ओके, तो ये से कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बन गया है आर नॉट अपॉन 2, और ये बचा के टी हाफ। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2 के। ये फॉर्मूला बना टी हाफ का। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर तुम्हें क्या आएगा हाफ लाइफ टाइम निकालने को आएगा तो। और यहाँ से एक और रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, वो क्या है, वो ये है कि जो हाफ लाइफ टाइम है ना जीरो ऑर्डर का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के, वो डिपेंडेंस करता है। क्या करता है, करता है, कीप इन माइंड में करता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी हम जो अगला बताने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, उसमें ऐसा नहीं देखा गया, उसमें नहीं करता, उसमें जो रिलेशन आता है ना वो डिफरेंट आता है। तो इसको जल्दी से नोट करो, मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूं, जल्दी से नोट करो। हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए हमने हाफ लाइफ टाइम किसके लिए निकाला था, अभी जीरो ऑर्डर के लिए, और जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला भी निकाला था जिसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले इसके लिए इंटीग्रेटेड क्या निकालते हैं, हम फॉर्मूला निकालते हैं। ओके, बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखना आर और ये पी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा, रेट कांस्टेंट आर की पावर 1। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर 1 हो गया ना। हमने ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसी को ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक और रेट निकालने का तरीका होता है, कैसे, माइनस डी आर अपॉन डी टी। ओके, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। तो यहाँ देखो के आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर माइनस का होगी, ठीक है, अपॉन डी टी। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम, देखना ध्यान से, इसको आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं हम, ये डी टी और के हो गया। ठीक है, इसको हमने इधर कर दिया, इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो गया डी आर अपॉन आर। ओके, ये यहाँ पर समझ में आ गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रल कर रहा हूँ इसका। इंटीग्रल करने के बाद देखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के टी हो गया, के टी प्लस सी भी कर देते हैं। ओके, इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका इंटीग्रल करते हैं तो क्या हो जाता है, हो जाता है लॉग आर। क्या हो जाता है, लॉग आर। ये हो गया, तो सबको समझ में आ गया यहाँ तक, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हेन t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 होगा तो जो r की वैल्यू होगी ना वो क्या हो जाएगी, r नॉट। ओके, तो इस वाली वैल्यू में रख देते हैं। देखो के टी तो 0 हो जाएगा ना, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एन आर आर नॉट। ओके, ये क्या हो गया, समझ में आ गया ना, ये है लॉग। ओके, एल एन क्या है, ये एल एन, ये नेचुरल लॉग है। ओके, तो एल एन आर नॉट हो गया। यहाँ से इसमें इस वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देते हैं, के टी प्लस माइनस एल एन आर नॉट। ओके, इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एल एन आर। ओके, तो हम इसे ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, तो के टी इज इक्वल टू इधर गया तो ये हो गया माइनस आर प्लस एल एन आर नॉट। ओके, तो के टी, अब हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई माइनस में होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कि लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर है, माइनस में अगर कोई चीज होते हैं तो डिवाइड में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे a माइनस एल एन बी, तो क्या हो जाएगा, लॉग एल एन बी। देखो, ठीक है, तो यहाँ पर हम भी वही करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट अपॉन आर। ये हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब ये इक्वेशन हो गई इंटीग्रेटेड। ओके, इसको, ये कौन सा लॉग है, एल एन, ये है नेचुरल, इसको आर्टिफिशियल में चेंज करना होता है। तो क्या होता है, जब आर्टिफिशियल में लगाते हैं इसको तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग ए। तो ध्यान समझ में आ गया ना, मैं इसको आर्टिफिशियल में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नोटबुक में आर्टिफिशियल ही दिया होता है। ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है। ओके, दोनों आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा 1/2. इसको ऐसा नहीं करेंगे, 2.303, और ये हो जाएगा आर नॉट अपॉन आर। ओके,
और बस ये इक्वेशन होगी, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ये इक्वेशन कौन सी है? ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से रेट निकल जाएगा। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम इसी में हाफ लाइफ टाइम की बात करेंगे कि हाफ लाइफ टाइम का जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो क्या होगा। बस बड़े सिंपल है। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। तो इसमें मैंने आर की जगह पे क्या रखना है, आर नॉट अपॉन 2 रखना है और टी की जगह पे टी हाफ कर देना है। ओके, तो देखो हाफ लाइफ टाइम निकाल रहे हैं किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड फार्मूला क्या होता है? ये होता है। ठीक है, तो अब इसी में मैं पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, कि टी की, अब देखो टी की जगह पे क्या रखोगे आप? टी हाफ। ये किसका सिंबल है? ये सबस्क्रिप्ट है। हाँ, सबस्क्रिप्ट, ये टी छोटा है और सबस्क्रिप्ट लगा रखा है, तो ये हाफ। और आर की जगह पे क्या रखना है आपको? आर नॉट अपॉन 2, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का जस्ट हाफ हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ टाइम। ओके, तो यहाँ पर टी हाफ लगा देते हैं इज इक्वल टू 2.303। ओ सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? ये हमें क्या करना पड़ेगा? नेचुरल लॉग करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल नहीं। तो ये लॉग हो गया आर नॉट, और आर की जगह पे क्या करना है? आर नॉट अपॉन 2 पर चला जाएगा, तो ये 2 हो गया। आर नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो के टी हाफ इज इक्वल टू 2.303। ये हो गया log 2। अब log 2 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी। ओके, log 2 की वैल्यू अगर पता नहीं है तो इसको जल्दी से नोट कर लेना। ठीक है, याद भी कर लेना, 0.3010 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब देखना क्या करा हमने कि t 1/2 इज इक्वल टू 2.303। log 2 की वैल्यू क्या आई? 0.3010। इसे मल्टीप्लाई किया, तो इसे मल्टीप्लाई करने पे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको k को नीचे ले गए हम, और इसको मल्टीप्लाई करके आता है 0.693। ये आ गया 0.693। तो ये इक्वेशन किसके लिए आ गई? हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आ गई? हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आ गई। और ये क्या है? इंटीग्रेटेड फार्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया। तो ये पूरा हमारा जो चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स हमने एक वन शॉट कर दिया है। ओके, आगे हमारी सीरीज ऐसी चलती रहेगी। ओके, और हम पूरा नीट और जेईई मेंस का पूरा सिलेबस और एकेडमिक सेशन, यानी 12th का एकेडमिक सेशन और 11th का केमिस्ट्री एकेडमिक सेशन, वो तो हम कंप्लीट कर ही रहे हैं। यानी और अगर आपको कोई हमारी हमसे रिलेटेड वीडियो चाहिए, यानी कोई टॉपिक पे, तो टॉपिक डालने के बाद आपको क्या डालना है? लेट्स डू केमिस्ट्री। तो आपको हमारी जो वीडियो होगी यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी। और अगर कोई नहीं बनी हमारी वीडियो कोई टॉपिक पे, तो उस पे काम बिल्कुल जारी है हमारा। ठीक है, और बहुत तेजी से काम हम कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको हमारा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ओके, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दबा के रखना क्या? सब्सक्राइब वाला बटन। ओके, और मिलते हैं जल्दी से, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।